मिसिंग 411 किताबों की श्रृंखला पूर्व पुलिस अधिकारी डेविड पॉलिडेस ने लिखी है। बिगफुट पर किताबें प्रकाशित करने के बाद पॉलिडेस ने अपना ध्यान जंगलों में हुई अजीब और रहस्यमय गुमशुदगियों की ओर लगाया, जिनमें से कई कभी सुलझ नहीं पाईं। नंबर 10। 49 वर्षीय डैनी फिलिपिडिस को 2018 में रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद आखिरकार ढूंढ लिया गया था, लेकिन उनका मामला अब भी काफी हद तक अनसुलझा है, क्योंकि किसी को भी ये अंदाजा नहीं है कि वो लापता रहने के दौरान कहाँ थे या उस समय उनके साथ क्या हुआ था। हर साल डैनी और उनके टोरंटो फायर सर्विस के दोस्त न्यूयॉर्क के लेक प्लेसिड में स्की ट्रिप पर जाते थे। 2018 में भी वे गए। उस साल ग्रुप ने ढलानों पर खूब मस्ती की और यात्रा जल्दी खत्म होने लगी। यात्रा की आखिरी रात 7 फरवरी को उन्होंने व्हाइट फेस माउंटेन पर एक लॉज में आराम करने का फैसला किया और डैनी उस पल को यादगार बनाने के लिए कुछ फोटो लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन अपनी कार में छोड़ दिया है और उसे लेने के लिए स्की करते हुए नीचे जाने का फैसला किया। उन्होंने ग्रुप से कहा कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे और उन्हें स्की पहनते हुए देखा गया। उसके बाद वो निकल पड़े। उनकी कार नीचे पार्क थी, लेकिन डैनी को फोन लाकर लौटने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे। इसलिए जब ग्रुप ने देखा कि वे देर तक नहीं लौटे तो वे चिंतित हो गए। सबसे पहले उनकी कार के आसपास का इलाका खोजा गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को सूचना मिली और गुमशुदगी दर्ज हुई। 100 से ज्यादा स्वयं सेवकों ने पहाड़ पर डैनी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस, होमलैंड सिक्योरिटी, बॉर्डर पेट्रोल के सदस्य, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और खोजी कुत्ते लगाए गए, फिर भी डैनी का सुराग नहीं मिला। कुछ स्वयंसेवकों ने खोजकर्ताओं को खाना और कंबल उपलब्ध कराए और डैनी के परिवार ने भी खोज में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। पहली बार कोई स्कीयर व्हाइट फेस माउंटेन पर लापता हुआ और नहीं मिला। 6 दिन की तलाश के बाद उम्मीदें कम होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे डैनी हवा में गायब हो गया हो। लेकिन फिर सारी उम्मीदों के खिलाफ डैनी की पत्नी का फोन बजा और जब उन्होंने फोन उठाया तो वो डैनी की आवाज सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा कि वो सैक्रामेंटो एयरपोर्ट पर है। पुलिस उसे लेने दौड़ी। वह स्की की ड्रेस में था, लेकिन अब उसके बाल कटे थे। नया आईफोन, क्रेडिट कार्ड और $1000 थे। उसने पुलिस को बताया कि पहाड़ से उतरते समय उसका सिर कहीं लग गया था, जिससे वह भ्रमित हो गया। उसने कहा कि शायद उसने किसी ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट ली, जिसने उसे सैक्रामेंटो छोड़ दिया। इस दौरान उसे तेज सिरदर्द था और उसने 6 दिन ज्यादातर सोकर बिताए। आज तक उसे नहीं पता कि उन 6 दिनों में वो कहाँ था, जिससे कुछ लोगों को लगता है कि उसने सब कहानी बनाई है, पर यह सिद्धांत अधिकतर लोगों ने खारिज किया है। नंबर 9। ये तथ्य कि अनुभवी रेंजर और गाइड भी पहले लापता हो चुके हैं, ये दिखाता है कि जंगल में किसी के लिए भी रास्ता भटकना कितना आसान है। और 22 वर्षीय मॉर्गन एलियास हिमर ऐसा ही एक उदाहरण है। 2015 में मॉर्गन कोडी वायोमिंग में रहकर वायोमिंग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ रहे थे। उनके परिवार ने बताया कि वे अनुभवी आउटडोर व्यक्ति थे, नदी गाइड के रूप में काम करते थे और अच्छे तैराक थे। वे बचपन से ही बाहर समय बिताते आ रहे थे और इसी वजह से टूर वेस्ट, जो एक व्यावसायिक रिवर राफ्टिंग कंपनी है, में उनकी पार्ट टाइम नौकरी उनके लिए स्वाभाविक थी। 2 जून को वे पर्यटकों के साथ कोलोराडो नदी के किनारे 8 दिन की यात्रा के 7वें दिन पर थे। उन्होंने समूह के साथ 6 दिन नदी पर बिताए और अंत में ग्रैंड कैनियन की दीवार से निकली नारंगी चट्टान पंपकिन स्प्रिंग्स पहुंचे। इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका आकार कद्दू जैसा है और इसके किनारों पर ऊपर से नीचे तक धारियां चलती है। उन्होंने और उनके साथी गाइड्स ने लोगों को झरने के पानी में तैरने या पीने से मना किया, क्योंकि उसमें सीसा, जिंक, तांबा और आर्सेनिक था। उस दोपहर करीब 4 बजे समूह ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया और नावें कद्दू झरने के पास एक साइड स्ट्रीम में रखने लगे। मुख्य गाइड को याद है कि उन्होंने मॉर्गन से उसी समय बात की थी, क्योंकि मॉर्गन ने बाद में छुट्टी लेने की बात कही थी। लेकिन इससे पहले कि वे बातचीत पूरी कर पाते, एक पर्यटक ने उन्हें टोक दिया और वे मॉर्गन से दूर हटकर उस पर्यटक से बात करने चले गए। जब उन्होंने उस बातचीत को खत्म किया
तो वे वापस मॉर्गन से बात करने के लिए मुड़े, लेकिन मॉर्गन वहां नहीं थे। उन्होंने सोचा कि शायद मॉर्गन ने बस ब्रेक लेने का फैसला किया है या फिर वे वापस जाने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने दोपहर की छुट्टी मांगी थी। बाकी दिन समूह ने नदी में तैराकी की, साथ में खाना खाया और मस्ती करते रहे, लेकिन मॉर्गन कभी भी अपना खाना खाने नहीं आए। 7:26 बजे तक साफ हो गया कि कुछ गड़बड़ है और मॉर्गन की गुमशुदगी रिपोर्ट एक पर्यटक ने दी, मुख्य गाइड ने नहीं। पार्क रेंजरों और बचाव दलों ने नदी के 211 और 215 मार्कर के बीच इलाका अच्छी तरह खोजा, लेकिन मॉर्गन का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद खोज डायमंड क्रीक तक बढ़ाई गई, जो स्प्रिंग से 12 मील दूर था, लेकिन मॉर्गन नहीं मिले। 6 दिन बाद सुराग न मिलने पर खोज बंद कर दी गई। पिछले वर्षों में कई सिद्धांत आए हैं। कुछ मानते हैं कि मॉर्गन गिरकर नदी से बाहर नहीं निकल सके। आखिरी बार देखे जाने पर उन्होंने डार्क फ्लोटेशन डिवाइस, नीली लंबी बाजू की शर्ट, शिकागो फ्लिप फ्लॉप्स, मैरून बेसबॉल टोपी, रंगीन शॉर्ट्स पहने थे और उनके पास एक बैंगनी पानी की बोतल थी जो नहीं मिली। जो भी व्यक्ति मॉर्गन के मामले को सुलझाने में मदद कर सकने वाली कोई भी जानकारी रखता है, उससे अनुरोध है कि वह नेशनल पार्क सर्विस से 928-638-7805 पर संपर्क करे और उनका MP 29,029। नंबर 8। 84 वर्षीय रेवरेंड मॉरिस डेनिस, जिन्हें उनके दोस्त और परिवार वाले डॉग के नाम से जानते हैं, के गायब होने का मामला जांचकर्ताओं के लिए दशकों से एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि वे यह पता नहीं लगा पाए हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। डॉग का जन्म 1896 में ब्लू रैपिड्स, कंसास में हुआ था और उन्होंने ओमाहा, नेब्रास्का के प्रेस्बिटेरियन थियोलॉजिकल सेमिनरी से फिलॉसफी व थियोलॉजी में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने डेनवर विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री ली और 1981 तक पत्रिका के संपादक रहे। उन्होंने लॉन्गमॉन्ट के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सेवा दी और साथ ही डेनवर बाइबल कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन के रूप में भी कार्य किया। इस दौरान उन्होंने अपने पसंदीदा शौक रॉक हंटिंग जारी रखा, क्योंकि उन्हें रत्न और खनिज पसंद थे। वो मिनरल सोसाइटी और फ्लैट आयरन जेम एंड मिनरल क्लब के सदस्य बने। उम्र बढ़ने पर उन्हें गठिया और खून से जुड़ी बीमारी हो गई। 1981 तक वह रिटायर हो चुके थे और अपनी सेहत को लेकर जूझ रहे थे, और उनके दोस्त डेविड मैक्शेरी ज्यादातर दिनों में उनकी मदद करते थे और कभी कभी दोनों साथ में रॉक हंटिंग के लिए भी जाते थे। उन्होंने 20 अप्रैल को यही करने का तय किया। वे कोलोराडो के पाइक्स नेशनल फॉरेस्ट में डेविल्स हेड के टोपाज पॉइंट गए, जहां उन्हें अच्छे पत्थर मिलने की उम्मीद थी। डॉग को चलने में दिक्कत थी, इसलिए डेविड ने उन्हें रैम्पार्ट रिज रोड के पास रेतीले गड्ढे तक पहुंचने में मदद की। और ये सुनिश्चित करने के बाद कि डॉग आरामदायक हैं और उनके पास जरूरी सारी चीजें हैं, डेविड अपने खुद के खुदाई वाले स्थान पर चले गए, जो लगभग 150 फीट दूर था। उन्होंने चट्टानों की खुदाई शुरू की। उम्मीद थी कि उन्हें खनिज या क्रिस्टल वाले पत्थर मिलेंगे। अगले 2 घंटे तक उन्हें लगा कि डॉग भी यही कर रहे हैं। करीब 3 बजे डेविड ने वापस लौटने का फैसला किया और डॉग की ओर चल दिए। उन्होंने डॉग से कहा कि वे अपना सामान और जो पत्थर उन्होंने पाए हैं उन्हें इकट्ठा करना शुरू करें, और फिर वे अपने इलाके में वापस गए ताकि अपना सामान इकट्ठा कर सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब वे लौटे तो डॉग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उन्हें देखे 15 मिनट ही हुए थे, फिर भी उनका कोई पता नहीं था, जबकि डॉग बिना मदद उस इलाके से नहीं जा सकते। उनके औजार गायब थे और वे पत्थर भी जो उन्होंने इकट्ठा किए थे। सालों तक खोजबीन की गई, लेकिन डॉग का कोई सुराग कभी नहीं मिला। डॉग को आखिरी बार नीले ओवरऑल, एक मैरून फ्लैनल शर्ट, भूरे टखने तक ऊंचे जूते और एक सफेद बेसबॉल टोपी पहने हुए देखा गया था। जो भी व्यक्ति उनके मामले से जुड़ी कोई जानकारी साझा करना चाहता है, उससे अनुरोध है कि वह डगलस काउंटी शेरिफ कार्यालय से 303-660-7500 पर संपर्क करे। नंबर 7। माउंट शास्ता कई रहस्यमय घटनाओं का स्थल रहा है और दर्जनों लोग यहां लापता होकर फिर कभी नहीं मिले। ये इलाका दुर्गम भूभाग, मानो अचानक कहीं से भी आ जाने वाले तूफानों,
छुपी दरारों और सीधी खतरनाक गिरावटों के लिए जाना जाता है, जिनसे निपटने के लिए विशेषज्ञता चाहिए। इसी कारण अधिकांश पगडंडियां सिर्फ अनुभवी पर्वतारोहियों व बाहरी गतिविधियों के जानकारों के लिए हैं, जैसे 59 वर्षीय कार्ल हर्बर्ट लैगर्स। कार्ल ओरिंडा सैन फ्रांसिस्को के ने 1999 में तय किया कि वे कैलिफोर्निया की हर काउंटी की सबसे ऊंची चोटी जैसे माउंट शास्ता पर चढ़ेंगे, अपने 2 दोस्तों मिल्टन गेन्स और बैरी गिलमोर के साथ, जिनकी उम्र क्रमशः 64 और 60 साल थी। समूह, जिसमें सभी ओरिंडा रोड रनर्स क्लब के सदस्य थे, उस साल 21 मई को पहाड़ की ओर निकले। अगले दिन जब समूह चढ़ाई के लिए निकलने वाला था, कार्ल ने शिकायत की कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं और उन्होंने तय किया कि वह जल्दी निकल जाएंगे ताकि उनके साथी पीछे ना रह जाएं, और उन्होंने बाद में उनसे मिलने की योजना बनाई। उन्होंने एवलांच गल्च मार्ग पर निकलना शुरू किया, लेकिन उन्हें शायद पता था कि रास्ता कठिन होगा, क्योंकि जब समूह कैंप की ओर जा रहा था तब से वो थकावट, डिहाइड्रेशन और पेट की समस्याओं से जूझ रहे थे। वह इतने अस्वस्थ महसूस कर रहे थे कि गेन्स और गिलमोर को उनका सामान उठाने में मदद करनी पड़ी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि अच्छी नींद और आराम के बाद वो सुबह तक इतनी रिकवरी कर लेंगे कि पहाड़ पर चढ़ सके। जब वो कैंप से निकल गए तो उनके दोस्तों ने अपना टेंट और बाकी सामान समेटना शुरू किया और वे भी ट्रेल पर निकल पड़े। बाद में एक रेंजर ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कार्ल जैसी शक्ल वाले एक आदमी को धीरे धीरे एक ज्यादा खड़ी और मुश्किल पगडंडी पर चढ़ते हुए देखा था। गेन्स ने बताया कि उन्होंने पहाड़ पर ऊपर एक आदमी को देखा था जिन्हें वे कार्ल मानते थे, फिर वह उनकी नजर से ओझल हो गया। दोनों लेक हेलन पहुंचे और हैरान हुए कि कार्ल वहां नहीं था। उन्होंने अन्य पर्वतारोहियों से बात की। किसी ने कार्ल को नहीं देखा था, जिससे वे चिंतित हुए। उसकी गुमशुदगी की खबर मिलते ही सिस्क्यू काउंटी शेरिफ ने तुरंत पहाड़ पर तलाश शुरू कर दी। कार्ल का सुराग ना मिलने पर कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड और हाईवे पेट्रोल ने हेलीकॉप्टर से हवाई खोज की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अमेरिकी सेवा रेंजर और स्वयंसेवक भी खोज में शामिल हो गए और 10 दिनों तक उन्होंने उन सभी इलाकों को छान मारा जहां कार्ल को देखा गया था, साथ ही कई अन्य जगहों को भी, लेकिन फिर भी उन्हें उसका कोई सुराग या उसके साथ क्या हुआ इसका कोई संकेत नहीं मिला। उन्हें बताया गया कि कार्ल ने जंगिया रंग की कोट, स्की पैंट और क्रैम्पन वाले हाइकिंग बूट सहित 2-3 परतों के कपड़े पहने थे। उसके पास खाने पीने का सामान था जो वह बैकपैक में लाया था। आखिरकार खोज बंद कर दी गई और उसके बाद कार्ल का कोई सुराग नहीं मिला। जो भी इस मामले में मदद कर सकता है उससे अनुरोध है कि वह सिस्क्यू काउंटी शेरिफ कार्यालय से 530 841 2900 पर संपर्क करे। नंबर 6। 2018 में 27 वर्षीय सामंथा सेयर्स सैम वॉशिंगटन में लापता हो गई। उनके दोस्त और परिवार आज भी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, पर जवाब अब भी नहीं मिले। सैम को हाई स्कूल में ही एलोपेसिया का पता चला था और शुरुआत में जब उनके बाल झड़ने लगे तो उन्होंने विग पहनना शुरू कर दिया था। समय के साथ विग पहनना असहज और झंझट भरा हो गया, इसलिए उन्होंने सिर मुड़वा लिया। इसके बाद उन्होंने अपने सिर के एक तरफ कई सितारों का टैटू बनवाया और इसे उनकी सबसे खास पहचान में से एक माना जाता है। उन्होंने परिवार को बताया कि अजनबी उन्हें कीमोथेरेपी का मरीज समझकर अजीब नज़रों और सहानुभूति से देखते हैं, और आखिरकार उन्होंने उनकी गलतफहमी दूर करना छोड़ दिया। उन्होंने लेक ईरी के पास स्थित अपने गृहनगर जेरार्ड से सिएटल जाने का फैसला किया, जब वह वहां घूमी और उसे पसंद आया। हाई स्कूल से स्नातक के बाद स्टीनबाक उपनाम से वे स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एट फ्रेडोनिया में दाखिल हुए। वहां उन्होंने तकनीकी थिएटर व थिएटर डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी में स्नातक डिग्री ली। उन्होंने 2013 में स्नातक किया। 2009 में उन्होंने और भाई ने सोतेले पिता द्वारा गोद लिए जाने के बाद उपनाम स्टीनबाक से सायर्स बदलवाने के लिए आवेदन किया। परिवार के मुताबिक सैम को बाहर समय बिताना पसंद था और वह अक्सर वेस्पर पीक जाती थी, जो उनके घर से 90 मिनट की दूरी पर है। वहाँ वह हाइकिंग करती थी और कभी कभी उनके 33 वर्षीय बॉयफ्रेंड केविन डेरस भी साथ जाते थे। अपनी गुमशुदगी के समय सैम एक एयरबीएनबी क्लीनर के रूप में काम कर रही थी
और वह किंग काउंटी सिएटल में बस गई थी, जहां उन्होंने अपनी रियल एस्टेट लाइसेंस भी प्राप्त कर ली थी और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया था। जून 2018 में उन्होंने फिर से वेस्पर पीक लौटने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अपने साथ हाइकिंग करने वाला कोई साथी नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया कि क्या उनके कोई दोस्त उनके साथ जाना चाहेंगे, लेकिन कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इसलिए उन्होंने पहले की तरह अकेले हाइक पर जाने का फैसला किया और 1 अगस्त सुबह 8 बजे अपार्टमेंट से निकल गईं। उन्होंने और केविन, जो उस दिन काम कर रहे थे, ने कुछ और मैसेज किए, जिसमें केविन ने उन्हें सावधान रहने के लिए कहा और बताया कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे बता दे। ये पता है कि वो लगभग 10-15 बजे सनराइज माइन ट्रेल हेड पहुंची थी, क्योंकि उन्होंने उस समय के आसपास रजिस्टर पर साइन किया था। और फिर उन्होंने अपनी कार पार्क की, अपना बैकपैक लिया और जंगल की ओर निकल पड़ी। बाद में यह देखा गया कि उस इलाके में जंगल की आग के कारण धुंध छाई हुई थी और उस दिन बहुत गर्मी भी थी। एक मौके पर ट्रेकिंग करने वालों ने सैम को देखा जब वह ट्रेक पर थी और उसने गर्मी से राहत पाने के लिए अपनी शर्ट उतार दी थी। गर्मी के मौसम की वजह से उस इलाके में बहुत सारे लोग आए हुए थे और कई लोगों को याद है कि उन्होंने उसे वेस्पर पीक पर चढ़ते हुए देखा था। करीब 2:30 बजे उसे चोटी पर सैंडविच खाते और कुछ ट्रैकर्स से बात करते देखा गया था। जब वह शाम 6 बजे तक घर नहीं पहुंची, जैसा कि उम्मीद थी, और उससे फ़ोन पर भी संपर्क नहीं हो पाया, तो केविन उसे ढूंढने के लिए ट्रेल पर निकल पड़ा। पार्किंग लॉट पहुंचकर उसने देखा कि सैम की कार अब भी वहां थी, जिससे वह निराश हुआ। वह सिर्फ एक टॉर्च के सहारे पूरी अंधेरे में ट्रेल पर निकल पड़ा, लेकिन किसी मोड़ पर वह ठोकर खाकर गिर गया और उसकी टॉर्च टूट गई। उसके पास अपने मोबाइल की रोशनी में वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने पुलिस से संपर्क किया। कई काउंटियों के पेशेवर खोजी दलों और स्वयंसेवकों ने ट्रेल्स की तलाश की और 3 दिन बाद ही सैम के मोबाइल से शिखर के पास एक सिग्नल मिला, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। सैम अब भी लापता है और उसका वर्णन किया गया है कि उसका सिर गंजा है और उसकी आंखें हरी है। जब उसे आखिरी बार देखा गया था तब उसने मैरून रंग की स्पोर्ट्स जैकेट, ग्रे योगा पैंट्स और हाइकिंग बूट्स पहने हुए थे। उसके पास बैकपैक, हाइकिंग पोल्स और टैन टोपी थी। जो भी व्यक्ति उसके मामले की जानकारी रखता है वह स्नोहोमिश काउंटी शेरिफ कार्यालय 4-253-883-839 पर संपर्क करे। उसका नाम केस नंबर MP 517 MP 5,17,998 है। नंबर 5, 28 साल की जेसिका स्टैक्स के गायब होने का मामला कई सवाल छोड़ दिया। उसकी मां कैथी पेटन के अनुसार उन्हें लगता है कि इसमें साजिश है और यूनियन काउंटी शेरिफ्स डिपार्टमेंट ने इस संभावना जैसे अहम सुरागों पर ध्यान नहीं दिया कि जेसिका के गायब होने के लिए उसका बॉयफ्रेंड जिम्मेदार है। ये मामला 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ जब जेसिका और उसके बॉयफ्रेंड जेरी वेन बैगेट, जो उस समय 45 साल के थे, तालाहाची रिवर चैनल गए थे। इस जोड़े ने एक सपाट तली वाली नाव उधार ली थी, जिसे वे उन सूअर और हिरणों को खोजने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे जो नदी में बाढ़ आने के बाद फंस गए थे। उन्हें सुबह 5:15 बजे हाईवे 30 के पुलविल क्विक स्टॉप की CCTV में देखा गया था। फुटेज में जोड़े को कार से नाव खींचते दिखाया गया है। उन्होंने हिरण और सूअर खोजने के लिए योजना बनाई, जिसमें वे काउंटी रोड 46 से नाव में चैनल के रास्ते रॉकी फोर्ड ब्रिज तक जाते और वहां पानी से बाहर आते। उन्होंने जेसिका का फोन एक दोस्त के पास छोड़ दिया, लेकिन जेरी का फोन अपने साथ रखा ताकि जब वे अपने दोस्त द्वारा उठाए जाने के लिए तैयार हों तो जेसिका को कॉल कर सके। शुरुआत में योजना के अनुसार सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उस दिन ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। बाढ़ के कारण पानी सामान्य से कहीं ज्यादा तेज बह रहा था और जेसिका डर गई। करीब 2 मील नदी में यात्रा करने के बाद और जेरी के साथ बहस करने के बाद उसने नाव से उतरने के लिए कहा और उसने फावड़े को चप्पू की तरह इस्तेमाल करते हुए उसे दाहिने किनारे पर छोड़ दिया। इसके बाद वह काउंटी रोड 46 की ओर चली और फिर कभी नहीं देखी गई। नाव जेसिका के उतारे जाने की जगह से करीब आधा मील दूर विपरीत किनारे पर मिली। जेरी ने बताया कि वह दूसरी तरफ पहुंच गया था और फिर
उसने अपने एक दोस्त से संपर्क किया कि वह उसे लेने आ जाए। रात 10-15 बजे तक जेसिका की गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं हुई थी। तलाश तुरंत शुरू हुई, लेकिन रात 2 बजे रोक दी गई। अगले दिन फिर तलाश शुरू हुई, लेकिन इलाका फिर पानी में डूबा था। इसलिए तलाश करने वालों को पानी के उतरने का इंतजार करना पड़ा, जिसका मतलब था कि जेसिका के गायब होने के 2 दिन बाद तक और कुछ नहीं किया जा सका। इलाके को पैदल चलकर उन स्वयंसेवकों ने छाना जो पानी में उतरे थे, और ड्रोन से भी हवा में जेसिका के कोई निशान ढूंढे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन होली स्प्रिंग्स नेशनल फॉरेस्ट में ही जेसिका के पैरों के निशान और उसकी चीजें मिली। पैरों के निशान 100 गज तक हाईवे 30 की ओर मिले, फिर वे पानी भरे खेत में चले गए और आगे नहीं मिल सके। बरामद चीजों में महिला के बूट का ऊपरी हिस्सा, फावड़े का हैंडल, कोट और दस्ताना थे। पानी और ज्यादा उतरने के बाद आगे भी खोजबीन की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उनका वर्णन किया गया है कि उनके बाल सुनहरे हैं और आंखें हरी हैं। उनकी लंबाई 5 फुट 5 इंच है और वजन 110 पाउंड है। उनके शरीर में कई जगह पियर्सिंग थी और पीठ, दाहिने हाथ, अनामिका, फोर आर्म, कलाई, पिंडली पर टैटू थे। जो भी व्यक्ति उनके मामले में मदद कर सकता है, उसे यूनियन काउंटी शेरिफ कार्यालय से 6625-341-943 पर संपर्क करना चाहिए। नंबर 4, 68 वर्षीय बैरी जोएल ट्राहन, जो कोलंबिया फॉल्स, मोंटाना से हैं। जुलाई 2020 से उनके दोस्तों और परिवार वालों ने उन्हें न तो देखा है और न ही उनसे कोई संपर्क हुआ है, और अब तक कोई सुराग नहीं मिला है कि वह कहाँ गए या उनके साथ क्या हुआ। उनके मामले में जानकारी कम है, लेकिन जांचकर्ताओं ने कहा है कि जांच जारी है और नया सुराग मिलने पर कार्रवाई करेंगे। 22 जुलाई को बैरी किंटला लेक क्षेत्र, ग्लेशियर नेशनल पार्क, मोंटाना ट्रेकिंग के लिए गए। जब वह अपेक्षित समय पर घर नहीं लौटे तो पुलिस को सूचित किया गया कि वह लापता हो गए हैं और उनकी तलाश के लिए एक खोज अभियान शुरू किया गया। उनकी कार उसी दिन आखिरी बार झील के पास देखी गई थी, जहां वह अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी जहां उन्होंने ट्रैकिंग पर निकलने से पहले उसे छोड़ा था। लेकिन बैरी की आधिकारिक तलाश 3 दिन बाद 25 जुलाई को ही शुरू हुई। पार्क रेंजरों ने उन इलाकों में छानबीन की जहां उन्हें लगा कि बैरी ट्रैकिंग के लिए गए होंगे, लेकिन जब कुछ खास नहीं मिला तो उन्हें वापस लौटना पड़ा। बाद में फ्लैथहेड काउंटी सर्च एंड रेस्क्यू और K9 टीमें भी शामिल हुई, लेकिन कुत्ते बैरी की गंध नहीं पकड़ पाए और कोई सुराग नहीं मिला। 4 अगस्त को पहली छोटी सफलता मिली जब किंटला झील में उसके धूप के चश्मे मिले। हालांकि ये कभी पुष्टि नहीं हुई कि वे चश्मे उसी के थे। रेंजरों को काफी हद तक यकीन है कि वे चश्मे बैरी के ही थे और उन्होंने इस बात पर अपनी निराशा जताई कि उसके अलावा कुछ और नहीं मिला। उसकी कार के पास के इलाकों की तलाशी ली गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बैरी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला और उसकी गुमशुदगी आज भी जांचकर्ताओं को परेशान कर रही है। उनका वर्णन किया गया है कि उनके बाल आंशिक रूप से सफेद हैं, आंखें हेजल रंग की हैं, उनकी लंबाई 5 फुट 10 इंच है और वजन 220 पाउंड है। दुर्भाग्यवश जब उन्हें आखिरी बार देखा गया था तब वे कौन से कपड़े पहने हुए थे, इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है और उनकी जानकारी नमस डेटाबेस में भी नहीं जोड़ी गई है। फ्लैथहेड काउंटी शेरिफ कार्यालय ने अनुरोध किया है कि बैरी के ठिकाने के बारे में किसी के पास भी कोई जानकारी हो तो वे उनसे संपर्क करके आगे आएं। 4067585585 एजेंसी केस नंबर 2020-2347 एक का हवाला देते हुए। नंबर 3, 20 वर्षीय क्रिस्टोफर टॉम्किंस को जानने वाले मानते हैं कि वो कट्टर ईसाई था और मां एन के बहुत करीब था। जनवरी 2002 में गायब होने से पहले वो कोलंबस, जॉर्जिया में एक सर्वेयर कंपनी में काम कर रहा था और मां को बताया था कि उसे नौकरी पसंद है। वह अपने बॉस के दोस्त बन गए थे और एन उनके बच्चों की देखभाल करती थी। सभी के मुताबिक क्रिस्टोफर की जिंदगी ठीक चल रही थी। उस साल 25 जनवरी की सुबह भी बाकी दिनों जैसी ही थी, लेकिन दिन के अंत तक क्रिस्टोफर का कोई पता नहीं था और बाद में उन्होंने पुलिस को बताया
कि उस सुबह वो हमेशा की तरह उठे और काम के लिए तैयार हुए और नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल गए। जैसे ही वह पहुंचे, वह अपने एक सहकर्मी की कार में बैठ गए और वे लोग एलर्सली में अपने काम की जगह पर चले गए। वहां क्रिस्टोफर और 3 लोग काम करने लगे। वे करीब 50 फीट दूर एक लाइन में काम कर रहे थे। क्रिस्टोफर सबसे पीछे थे। काम अच्छे से चला और वे दोपहर के खाने के लिए रुके, जिसके बाद उन्होंने फिर से अपना काम शुरू किया। एक बार क्रिस्टोफर और उनके आगे वाले आदमी बात कर रहे थे, लेकिन उनके सहकर्मी को कुछ और ध्यान देना पड़ा और कुछ मिनट बाद बातचीत से ध्यान हट गया। उसने अपना काम खत्म किया और क्रिस्टोफर की ओर देखा, लेकिन वो वहां नहीं था। उन्होंने और उनके साथी कर्मचारियों ने मान लिया कि वह खुद को हल्का करने के लिए पेड़ों की लाइन में चला गया है, लेकिन क्रिस्टोफर कभी वापस नहीं आया। उन्होंने उस इलाके में खोजबीन की और देखा कि उसके औजार अभी भी उसके काम करने की जगह पर पड़े हैं, लेकिन क्रिस्टोफर कहीं नहीं था। पुलिस को सूचना दी गई और शुरुआती खोजबीन जो उसके परिवार ने की थी के दौरान उसकी एक जूती पास की बाड़ पर लटकी हुई मिली। जमीन पर उन्हें कई सिक्के और फटा कपड़े का टुकड़ा मिला, जो शायद उसकी काम वाली पैंट या उस दिन की शर्ट से था। अजीब बात यह थी कि जब मजदूरों ने पहली बार उसकी तलाश की थी तो ये चीजें किसी की नजर में नहीं आई थीं। अगले दिन आधिकारिक खोज शुरू हुई, जिसमें शव खोजी कुत्तों और सर्च डॉग्स की मदद ली गई, लेकिन वे उसकी गंध नहीं पकड़ पाए। जब और कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने क्रिस्टोफर के परिवार से कहा कि शायद वह खुद ही किसी रोमांच की तलाश में या नई जिंदगी शुरू करने के लिए चला गया है, लेकिन कोई भी सबूत इसे सच नहीं साबित कर सका। उसके परिवार ने इन सुझावों को खारिज किया, कहा कि वह मां को छोड़कर नहीं जाता और उसे अपनी नई नौकरी व जिंदगी पसंद थी, इसलिए उसके जाने का कोई कारण नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि काम की जगह पर किसी आपराधिक हरकत या हाथापाई के कोई संकेत नहीं मिले, इसलिए वे मानते हैं कि क्रिस्टोफर ने खुद ही वहां से जाने का फैसला किया। तभी एन को शक होने लगा कि क्रिस्टोफर के काम के साथी शायद कुछ छुपा रहे हैं। 6 महीने बाद तक कुछ और नहीं किया गया जब एक किसान अपनी जमीन पर टहल रहा था, जो उस जगह से लगभग 1 मील दूर थी जहां क्रिस्टोफर गायब हुआ था, और उसने खेत के दलदली इलाके में क्रिस का दूसरा काम का जूता पाया और पुलिस को सूचित किया गया। मामले की फिर से जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला और खोजें बंद कर दी गई। क्रिस्टोफर के काले चोटी वाले बाल, भूरी आंखें हैं और संभवतः मूछ या बकरी दाढ़ी भी हो सकती है। वह 5 फुट 7 इंच लंबा है और तब उसका वजन 124 पाउंड था। उसे अंतिम बार नीले ग्रे चेक जैकेट, नेवी पैंट और काली स्कल कैप में देखा गया था। वह एक काली घड़ी पहने था जो कभी नहीं मिली। अगर आपके पास क्रिस्टोफर के मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी है जिससे उसकी तलाश में मदद मिल सके, तो आपसे अनुरोध है कि हैरिस काउंटी शेरिफ कार्यालय से संपर्क करें। नंबर है 706-284-21। क्रिस्टोफर का नाम और केस नंबर MP 483 है। नंबर 2, 54 वर्षीय सैंड्रा लिन जॉनसन ह्यूजेस के लापता होने के बाद गवाहों ने बताया कि वे या तो सिर में चोटिल थी या भ्रमित थी, जिससे जांचकर्ताओं को चिंता हुई। सैंड्रा को एक अनुभवी सर्वाइवलिस्ट के रूप में जाना जाता था, जिन्हें बाहर रहने का काफी अनुभव था, और 2020 में उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान लगे क्वारंटीन से राहत पाने के लिए मडेरा काउंटी के जॉनसन मीडोज के एक दूर दराज इलाके में अकेले ट्रैकिंग पर जाने का फैसला किया। उन्होंने 6 महीने पहले हवाई से कैलिफोर्निया शिफ्ट किया था और 26 जून को परिवार से फोन पर बात की थी। उन्होंने बताया कि वह अपनी यात्रा के दौरान शायद योसेमाइट तक ट्रैकिंग के लिए जा सकती हैं और चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि वह पहले भी कई बार अकेले कैंपिंग कर चुकी हैं। 5 जुलाई को सैंड्रा का कैंपसाइट अस्त व्यस्त मिला, जो उनके स्वभाव के विपरीत था, लेकिन वह दिखी नहीं। जानकारी के लिए की गई अपीलों के दौरान कई लोग आगे आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने सैंड्रा को देखा था और वह बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। 4 जुलाई को वो नंगे पांव ट्रेकिंग कर रही थी और उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, जिससे वह ठीक नहीं लग रही थी। जिन लोगों ने उन्हें देखा उनमें से कुछ ने उनकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें किसी मदद की जरूरत नहीं है और वह आगे बढ़ती रहीं। उनकी कार कैंपसाइट से कुछ दूर
एक पेड़ से टकरा कर खाई में मिली। इसके बाद उन्हें 9 अगस्त को फिर से देखा गया, जब 2 शिकारियों ने उन्हें एक पेड़ के सहारे टिके हुए देखा। उन्होंने उन्हें पहचान कर अधिकारियों को बताया कि वह मिसिंग पर्सन फ्लायर की तुलना में काफी कमजोर लग रही थी। 1 साल बाद एक 3 साल के लड़के ने, जो अपने परिवार के साथ उस इलाके में था, बताया कि जंगल में काली शर्ट पहने एक महिला है जिसे मदद की जरूरत है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इलाके की तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला, लेकिन उस लड़के का महिला का विवरण सैंड्रा से चौंकाने वाला मिलता था। विवरण इतना सटीक था कि जांचकर्ता हैरान रह गए, लेकिन वे इसे समझा नहीं सके क्योंकि सैंड्रा वहां नहीं थी। यह सुझाव दिया गया है कि सैंड्रा का कार दुर्घटना में सिर पर चोट लगी थी और वह अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाई थी। कुछ लोग मानते हैं कि उसने कहीं और नई जिंदगी शुरू कर दी, लेकिन इन दोनों में से कोई भी थ्योरी कभी साबित नहीं हुई। उसका अजीब व्यवहार और मदद न चाहने की जिद उसके परिवार को हैरान कर गई और वे जानने को बेताब है कि उसके साथ क्या हुआ। उनके बारे में बताया गया है कि उनके कंधे तक नीले बाल हैं और भूरी आंखें हैं। उनकी लंबाई 5 फुट 3 इंच है और वजन 150 पाउंड है। अगर आपके पास या आपके जानने वाले किसी व्यक्ति के पास सैंड्रा के मामले से जुड़ी कोई जानकारी है तो आपसे अनुरोध है कि मडेरा काउंटी शेरिफ कार्यालय से 5596757770 पर संपर्क करें। नंबर 1, जब कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश में लापता हो जाता है तो उसकी तलाश और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अधिकारियों को उन्हें ढूंढने के लिए केवल गवाहों के बयान और सुरक्षा फुटेज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यही हुआ 67 वर्षीय रोजर बैनब्रिज के साथ, जो एक सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारी हैं और यूके के केंडल कम्ब्रिया से आते हैं। उन्हें इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा ज्ञान था, क्योंकि वे वहां कई बार ट्रैकिंग पर जा चुके थे और उनके परिवार ने बताया कि वे अच्छे तैराक भी थे। सितंबर 2013 में रोजर अपनी बहन से मिलने ग्रीस के पैक्सोस द्वीप पर गए थे और 26 सितंबर को उन्होंने एंटीपैक्सोस द्वीप जाने का फैसला किया। वहां घूमने का मन बनाया और एक फेरी में सवार हो गए। वह पहले भी कई बार उस द्वीप पर जा चुके थे और वहां के जंगलों व रास्तों से वाकिफ थे, इसलिए वहां उनका गायब होना और भी हैरान करता है। पता है कि जब वह निकले तो उनके पास 50 यूरो और एक बैकपैक था जिसमें पीने का पानी था। वो अपना मोबाइल फोन या पहचान पत्र साथ नहीं ले गए थे और अगर वो ले जाते तो जांचकर्ता शायद उनकी आखिरी गतिविधियों का पता लगा सकते थे। गवाहों ने बताया कि उन्होंने रोजर को दोपहर 3 बजे मुख्य गांव के पास देखा और कुछ देर उनके साथ पैदल चले, लेकिन रोजर घर नहीं लौटे और 27 सितंबर को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पहली बार खोजबीन शुरू हुई। 2 वर्ग मील के इस द्वीप की पूरी तलाशी ली गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला, जिससे परिवार हैरान रह गया। उनका मानना है कि रोजर रास्ता नहीं भटक सकते थे क्योंकि वह इलाके को जानते थे और अगर वह समुद्र में मुसीबत में पड़ते तो उनकी कुछ चीजें मिल जाती। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वे अपना बैग किनारे पर छोड़ जाते, लेकिन वह कभी नहीं मिला। उस इलाके के आसपास के तट को गोताखोरों ने खंगाला था, लेकिन फिर भी उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। स्वयंसेवक खोज में मदद करने के लिए द्वीप पर उमड़ पड़े और द्वीप के हर हिस्से की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जब कहा गया कि रोजर किसी जंगल या जैतून के बाग में गिरा है तो इन जगहों की फिर से तलाशी ली गई, लेकिन वो अब भी लापता रहा। चूंकि द्वीप बहुत छोटा है, इसलिए उम्मीद थी कि आखिरकार कोई सुराग जरूर मिलेगा, लेकिन इतने सालों में कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और रोजर का भाग्य अब भी एक रहस्य बना हुआ है। 2013 में एक और तलाश की गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। उनके बेटे ने कहा कि शायद उन्हें पास के द्वीप पर कोई मेडिकल या मानसिक संकट हो गया हो और वे घर नहीं लौट सके, लेकिन इसके बाद वे कभी नहीं दिखे, जिससे इस पर शक होता है। रॉजर को आखिरी बार नीली टी शर्ट और वॉकिंग शूज में देखा गया था। उनके बाल सफ़ेद है और आंखें नीली है और जिसके पास उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी हो उसे क्यू सेंटर फॉर मिसिंग पर्सन से 9103431131 पर संपर्क करना चाहिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं,
साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरा नाम टॉप 5 अननोन है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।